हेलो एवरीवन। ओम नमः शिवाय एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप कि आप सभी ठीक होंगे और अपना भी ध्यान रख रहे होंगे और आप सभी के यूपी पुलिस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन भी एकदम बढ़िया चल रही होगी। एंड आज है डे 13 ऑफ यूपी पुलिस प्रिपरेशन और आज हम क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं, क्या क्या सब्जेक्ट कवर करने वाले हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग के लास्ट में बात करेंगे। और सबसे पहले तो मैं आप सभी को ये बता दूँ, जो भी सभी आप बच्चे पूछते रहते हो कि दीदी एग्ज़ाम कब हो सकता है यूपी पुलिस का, तो देखो अभी इस बारे में कोई ऑफिशियल न्यूज़ तो नहीं आया है कि एग्ज़ाम कब तक होगा। लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है 15 जून के बाद आप एक डेट आ जाएगी फिक्स कि इस तारीख में हमारा एग्ज़ाम होगा या फिर इस मंथ में हमारा एग्ज़ाम होगा। एटलीस्ट मंथ तो बता ही देंगे। और अब तो बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, एटलीस्ट इनको अब तो इतना तो बता देना चाहिए कि किस मंथ में हमारा एग्ज़ाम हो सकता है। जुलाई में होगा या फिर अगस्त में होगा या फिर जून में होगा। और जून में तो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती हूँ कि जून में हमारा एग्ज़ाम हो, क्योंकि एक तो इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है, आते हुए भी हम सभी क्वेश्चन गलत कर आएंगे इतनी गर्मी में। तो बेहतर होगा, मैं तो ये सोच रही हूँ काश मानसून के टाइम पर एग्ज़ाम हो, जिस टाइम पर मानसून आता है। तो कम से कम एटलीस्ट इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं रहती है उस टाइम पर। तो पढ़ाई भी ठीक हो पाएगी और एग्ज़ाम भी थोड़ा ठीक चला जाएगा, क्योंकि गर्मी में ना प्रॉब्लम होती है वहाँ पर। क्योंकि सभी सेंटर पर ना हर एक तरह की सुविधा नहीं मिल सकती है सभी बच्चों को। तो एक तो गर्मी में ज़रूरी नहीं है कि हर जगह पंखे चल रहे होते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो नहीं हो पाती हैं कभी कभी कुछ सेंटर्स पर, जो थोड़ा दूर कहीं जगह से होते हैं। जैसे अगर मैं अपने पहले वाले सेंटर की बात करूँ तो वैसा ही था, कहीं अंधेरे से में, मतलब ज़्यादा अच्छी खासी वहाँ पर रोशनी भी नहीं थी। और वैसे आप सभी को लग रहा होगा कि ये कोई इतना बड़ा फैक्टर नहीं है कि चलो कहीं पर इतनी ज़्यादा रोशनी नहीं है। बट पता है, ये सारी छोटी छोटी चीज़ें ना हमारे एग्ज़ाम के लेवल को प्रभावित कर देती हैं और हमें ये पता भी नहीं चल पाता। अगर जैसे मैं बात करूँ, अगर आपके रूम में जहाँ पर आप एग्ज़ाम दे रहे होते हैं, एग्ज़ाम सेंटर पर एक घड़ी नहीं है, तो भी आपका टाइम मैनेजमेंट में प्रॉब्लम होती है। इस वजह से भी आपका पेपर बेकार हो सकता है। तो स्टार्टिंग में मतलब जो मैंने पहले वाला एग्ज़ाम दिया था, बट होपफुली वहाँ पर घड़ी थी और टीचर्स भी थे बताने के लिए। बट बार बार तो हम टीचर से नहीं पूछ सकते ना, क्योंकि किसी के भी पास फ़ोन अलाउ नहीं होता है, चाहे वो टीचर्स हों या फिर बच्चे हों। तो घड़ी एक रूम में होनी चाहिए जहाँ पर हम एग्ज़ाम सेंटर में एग्ज़ाम दे रहे होते हैं। बस ओवरऑल मैं तो यही बोलना चाहती हूँ कि जिस टाइम पर हमारा एग्ज़ाम हो उस टाइम पर इतनी ज़्यादा गर्मी ना हो रही हो, क्योंकि वहाँ पर हमें पसीना पोंछते हुए नहीं रहना, अपना एग्ज़ाम भी करना है। और किसी ने तो मुझे लास्ट वाले व्लॉग में कमेंट किया था कि दीदी अपना स्टडी रूम दिखा दो एक बार, कि आपका स्टडी रूम कैसा है, आप कौन सी टेबल पर बैठ कर पढ़ाई करते हो। तो आज के व्लॉग में लास्ट में मैं आप सभी को अपना स्टडी रूम भी दिखाने वाली हूँ और स्टडी टेबल भी दिखाने वाली हूँ, जिस पर बैठकर मैंने कभी पढ़ाई नहीं करी है। और व्लॉग में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी के कुछ क्वेश्चंस के आंसर कर देती हूँ। जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन तो ये होता है कि दीदी जीएस और करंट अफेयर की जो आप क्लास लेते हो उनके नोट्स भी बनाते हो क्या। तो देखो अभी इतना टाइम नहीं है कि हम जीएस के नोट्स या सीए के नोट्स बना पाए, क्योंकि अगर आप नोट्स करते हो ना किसी भी चीज़ को, तो उसमें आपका बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। और फिर जितना हम एक दिन का जो गोल डिसाइड करते हैं, एक दिन में टारगेट डिसाइड करते हैं अपना पढ़ने का, वो कंप्लीट नहीं हो पाएगा अगर आप नोट्स वगैरह बनाओगे तो। और अभी इतना टाइम है भी नहीं कि हमको इनको नोट करना चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम जहाँ तक हो सकता है जुलाई, तो मुझे लगता है कि पक्का जुलाई में तो हो ही सकता है हमारा एग्ज़ाम। और नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी का ये होता है कि दीदी आप आरडब्ल्यू से पढ़ाई कर रहे हो या फिर एग्जामपुर से पढ़ाई कर रहे हो। तो अगर मैं अपनी पढ़ाई की बात करूँ, मैंने एक्चुअली में जो पढ़ाई की है वो आरडब्ल्यू से की है। जितने भी कॉन्सेप्ट सीखे, हिंदी के हों या फिर रीजनिंग के हों या मैथ के हों या जीएस वाला भी काफ़ी पार्ट मैंने आरडब्ल्यू से पढ़ा है। लेकिन अगर अभी मैं बात करूँ तो अभी मैं किसी भी चैनल से नहीं पढ़ रही हूँ, लाइक आरडब्ल्यू से भी या फिर एग्जामपुर, किसी भी चैनल से मैं नहीं पढ़ रही हूँ। मैंने ऑनलाइन पढ़ाई बंद कर दी है। ऑनलाइन मैं सिर्फ जीएस की क्लास लेती हूँ और करंट अफेयर की क्लास लेती हूँ। अभी फ़िलहाल जितनी भी चीज़ें मैं पढ़ रही हूँ सब ऑफलाइन ही पढ़ रही हूँ, या तो अपने बुक से पढ़ रही हूँ या फिर नोट्स वगैरह से पढ़ रही हूँ। क्योंकि अब कहीं न कहीं एग्ज़ाम हमारा बहुत ज़्यादा नज़दीक आ गया है, जहाँ तक मुझे लगता है, क्योंकि जल्दी एग्ज़ाम हो सकता है कभी भी। तो अब बेहतर है कि हम थोड़ा रिवीज़न और अपनी प्रैक्टिस वगैरह पर ज़्यादा ध्यान दें। और ऑनलाइन जितनी ज़्यादा हम पढ़ाई करते हैं उतना ज़्यादा हमारा टाइम वेस्ट होता जाता है, क्योंकि मैंने देखा अगर मैं एक भी क्लास लेती हूँ, चाहे मैं उसको 2x की स्पीड पर भी क्यों ना लेती हूँ, लेकिन उसमें टाइम लग जाता है। उससे कम टाइम में हम अपनी बुक से पढ़ाई कर सकते हैं या फिर नोट से पढ़ाई कर सकते हैं। तो इसलिए अगर अभी मैं अपने करंटली बात करूँ तो मैंने जितने भी क्लासेस हुई हैं, लाइक रीजनिंग की क्लासेस चल रही हैं, मैथ्स की क्लासेस चल रही हैं और हिंदी की जो क्लासेस चल रही हैं आरडब्ल्यू पर, जो डेली प्रैक्टिस सेट हो रहे हैं, मैंने सब बंद कर रखे हैं। मैं कुछ नहीं ले रही हूँ, मैं सिर्फ अपनी बुक से प्रैक्टिस कर रही हूँ। जितनी भी कर रही हूँ, मैथ की बुक से प्रैक्टिस कर रही हूँ, मैथ्स की। और रीजनिंग की प्रैक्टिस भी अपनी बुक से कर रही हूँ, जो राहुल शर्मा सर की बुक है। और ऐसे हिंदी की प्रैक्टिस के लिए भी मैंने अरिहंत की एक बुक मंगाई हुई है, जिसमें कॉन्सेप्ट वाइज सभी चीज़ें हैं और उनको अच्छे से समझने के लिए और प्रैक्टिस करने के लिए काफ़ी सारे क्वेश्चन भी दे रखे हैं हर एक चैप्टर में। तो जितनी भी प्रैक्टिस कर रही हूँ मैं सभी अपनी बुक्स वगैरह से ही कर रही हूँ। बस मैं आप सभी से भी ये बोलना चाहती हूँ कि अब जितना जल्दी हो सके ना, अब थोड़ा ऑफलाइन पर आ जाओ, क्योंकि ऑनलाइन हमें जितने भी कॉन्सेप्ट समझने थे, जितनी भी चीज़ें समझनी थी, जितना हमको पढ़ना था, वो सब हमने स्टार्टिंग में अपनी सभी चीज़ें क्लियर कर ली थी। जैसे कि मैथ्स के कॉन्सेप्ट सीखने होते हैं वो हमें टीचर से सीखने होते हैं,
तो इस तरह की चीज़ें हमने पढ़ ली थी ऑनलाइन। अब जितना हो सके ना अपनी बुक से पढ़ाई करो, जितना हो सके रिवीजन करो और जितना हो सके ना बुक से प्रैक्टिस करो। तो अगर आपके पास मैथ की, रीजनिंग की, जिस भी सब्जेक्ट की बुक हो उनको बार बार मल्टीपल टाइम्स पढ़ते रहो। और यहाँ पर बैठकर ना मैं अपने हिंदी वाला पार्ट पढ़ रही थी। तो आजकल ऐसा हो रहा है कि मैं स्टार्टिंग में मतलब मॉर्निंग के टाइम पर ही अपने लिए कुछ टाइम निकाल लेती हूँ, तो जिससे कि एटलीस्ट मैं अपनी हिंदी वाला पार्ट तो मॉर्निंग के टाइम पर ही कंप्लीट कर सकूँ। क्योंकि अब कभी भी एग्ज़ाम हो सकता है, अब कुछ नहीं कह सकते कि कब एग्ज़ाम होगा। तो कभी भी एग्ज़ाम हो सकता है, तो अब मैं थोड़ा ज़्यादा टाइम निकालने की कोशिश करती हूँ अपनी पढ़ाई के लिए। इसलिए मैं हिंदी के लिए अपना मॉर्निंग में टाइम निकाल लेती हूँ और अपनी जो हिंदी वाला पार्ट होता है उसको मॉर्निंग में कंप्लीट कर लेती हूँ। तो इस टाइम पर खाना वगैरह कुछ भी खाने से पहले मैंने अपना हिंदी वाला पार्ट कंप्लीट कर लिया था। आज का स्टडी प्लान कुछ ये रहने वाला है। ये सारे टॉपिक्स आज हमें पढ़ने थे, जो कि एक्चुअली में हम पढ़ चुके हैं इस टाइम तक। हिंदी वाले पार्ट में सबसे पहले तो मैंने अनेकार्थक शब्द ही पढ़े हैं। और क्योंकि ये सभी चीज़ें मैंने जो इतना भी हिंदी वाला पार्ट कवर किया था वो अपनी बुक से किया था। तो अगर मैं बुक की बात करूँ तो बुक में हर एक चैप्टर के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन दे रखे हैं। तो अगर अनेकार्थक शब्दों की बात करूँ तो बहुत सारे अनेकार्थक शब्द दिए हुए हैं, लेकिन मैंने कुछ ही पढ़े हैं जो मुझे लगता है कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने कुछ पढ़े हैं, ऐसा नहीं है कि मैंने पूरी बुक में जितने भी दे रखे थे सभी पढ़े हैं। और उसके बाद मैंने पढ़े थे कुछ समोच्चारित भिन्नार्थक शब्द, जो उच्चारण में समान होते हैं लेकिन उनका अर्थ अलग अलग होता है। ये वाले शब्द याद किए हैं मैंने कुछ यहाँ पर। तो हिंदी में सिर्फ 2 ही चैप्टर पढ़े थे मैंने, ये दोनों चैप्टर जो मैंने आपको बताए हैं, अनेकार्थक शब्द और समोच्चारित भिन्नार्थक शब्द। और हिंदी वाला पार्ट कंप्लीट करने के बाद मैंने खाना वगैरह खाया और उसके बाद मैं नहा कर आई और उसके बाद मैं पढ़ाई करने के लिए बैठी थी, जहाँ पर मैंने अपने मैथ वाला पार्ट कंप्लीट किया था। और यहाँ पर बैठ कर ना मैं मैथ वाला पार्ट ही पढ़ रही हूँ, क्योंकि मैं मैथ अपनी बुक से सोल्व कर रही हूँ आजकल। ऑनलाइन क्लास मैंने लेना बंद कर दिया है, क्योंकि RWA पर मैं मैथ की ऑनलाइन क्लासेस ले रही थी, लेकिन जो राहुल तेवतिया सर पढ़ा रहे थे वो अब नहीं पढ़ा रहे हैं। तो मुझे दूसरे सर का पढ़ाया हुआ कुछ ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए मैंने बेहतर समझा है कि मैं अपनी बुक से प्रैक्टिस करूँगी। और बाकी जो मेरे चैप्टर बचे हुए थे वो सभी मैं राहुल तेवतिया सर की कोई अदर कहीं पर सर ने पढ़ाया होगा तो वो उन सभी क्लासेस को मैं अदर से कर लूँगी। बाकी यहाँ पर बैठकर मैंने मैथ्स का आज बोट एंड स्ट्रिंग वाला चैप्टर पढ़ा है, जो कि इतना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होता, ठीक ठाक सा होता है, ईजी सा होता है। तो हो गया था ये आराम से। और उसके बाद अगर रीजनिंग की बात करूँ तो रीजनिंग में सिटिंग अरेंजमेंट और उसके बाद पजल टेस्ट। सिटिंग अरेंजमेंट इतना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होता, बस हमको इसमें लेफ्ट और राइट का थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। तो सिटिंग अरेंजमेंट में तो मुझे बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होती है, ईजी होता है ये। पजल टेस्ट मुझे थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है और क्लॉक वाला चैप्टर भी मुझे थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है। क्लॉक वाले चैप्टर में एक्चुअली ना कितना भी कर लूँ मैं, कुछ ना कुछ मिस्टेक हो ही जाती है। क्लॉक वाला चैप्टर और एक कैलेंडर वाला चैप्टर, ये थोड़ा डिफिकल्ट लगता है मुझे रीजनिंग में। यहाँ पर बैठकर सबसे पहले तो मैंने मैथ वाला चैप्टर कंप्लीट कर लिया था, बोट एंड स्ट्रिंग वाला। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं थे इसमें, बुक के अंदर जो चैप्टर था ये ज़्यादा क्वेश्चन नहीं थे, इजी से थे, हो गया था। लेकिन इसके बाद मैंने रेस्ट किया फिर, और उसके बाद स्टार्ट की थी मैंने रीजनिंग। रीजनिंग में मैंने आज काफ़ी सारे चैप्टर कंप्लीट करने की सोची है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि अब एग्ज़ाम थोड़ा जल्दी हो सकता है। और अगर मैं बात करूँ जो रीजनिंग की हमारी बुक है राहुल शर्मा सर की, इसके अंदर काफ़ी सारे चैप्टर्स हैं। तो अगर हमने इसको ज़्यादा ज़्यादा चैप्टर एक दिन में नहीं पढ़े हैं तो ये कंप्लीट नहीं हो पाएगी, इसलिए आज मैंने इसके 3 चैप्टर पढ़े थे, सिटिंग अरेंजमेंट, पजल टेस्ट और क्लॉक। तो ज़्यादा क्वेश्चन नहीं किए, बस प्रैक्टिस के लिए 25-25 के आसपास किए हैं। तो क्योंकि बुक बहुत ज़्यादा बड़ी है, अब इसके अंदर ना 48 चैप्टर्स हैं इस बुक के अंदर, जो रीजनिंग की बुक है। और रीजनिंग आती भी ज़्यादा नंबर की है, तो मुझे लगता है कि हमें रीजनिंग के 1 से 2 चैप्टर ही करने चाहिए एक दिन में। मैथ चलो हम 1 चैप्टर कर रहे हैं वो भी चल जाएगा, लेकिन रीजनिंग में हमें थोड़ा ज़्यादा चैप्टर पढ़ने चाहिए और ज़्यादा टाइम इसको देना चाहिए। एक्चुअली में जितना भी ज़्यादा टाइम लगता है ना हमारा, वो रीजनिंग वाले पार्ट में लगता है ज़्यादा टाइम। हिंदी वाला पार्ट और जीएस वाला पार्ट जल्दी हो जाता है, क्योंकि हिंदी या जीएस में जो क्वेश्चन हमें आते हैं वो हम टिक कर देते हैं, लेकिन मैथ और रीजनिंग दोनों ही सॉल्वेबल सब्जेक्ट होते हैं। और अगर मैं मॉक टेस्ट की बात करूँ तो मॉक टेस्ट में मैं ज़्यादातर ऐसा करती हूँ, सबसे पहले मैथ वाला पार्ट सोल्व करती हूँ, मैथ के बाद जीएस वाला पार्ट सोल्व करती हूँ, जीएस को सोल्व करने के बाद हिंदी। और मेरा मेन टारगेट ये रहता है कि मैं 1 घंटे के अंदर ये 3 सब्जेक्ट ना ख़त्म कर लूँ, जिसके अंदर मैथ आ जाता है, जीएस वाला पार्ट और हिंदी वाला पार्ट, ताकि रीजनिंग के लिए हम 1 घंटा निकाल सकें। और एक्चुअली में रीजनिंग के लिए हम 1 घंटा निकाल पाएंगे तभी जाकर वो 57 क्वेश्चन ठीक टाइम में सोल्व हो पाएंगे, क्योंकि रीजनिंग टाइम ले लेती है, उसको सोल्व करना पड़ता है सभी क्वेश्चंस को। तो मुझे लगता है हमें इस तरह से बैलेंस करके चलना पड़ेगा टाइम का। एक्चुअली में कभी कभी जब टाइम मैनेजमेंट सही नहीं हो पाता है। और अगर मैं एक्चुअली में फ़र्स्ट टाइम की बात करूँ, जब मैंने मॉक टेस्ट वगैरह देने स्टार्ट किए थे, तो पहले मैं हिंदी वाला पार्ट सॉल्व करती थी, फिर जीएस वाला और फिर मैथ वाला और फिर रीजनिंग वाला। इसमें ज़्यादा चांसेस होते हैं कि हमारे क्वेश्चन छूट सकते हैं, तो स्टार्टिंग में जितना हो सके ना मैं ऐसे सोच रही हूँ कि मैथ वाला पार्ट या फिर रीजनिंग वाला पार्ट सॉल्व किया करूँ, ताकि क्योंकि अगर लास्ट में टाइम हमारे पास कम बचता है तो हम उसमें हिंदी वाले क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं, लेकिन अगर कम टाइम बचता है तो हम उसमें मैथ वाले क्वेश्चन सोल्व नहीं कर पाते हैं, क्योंकि घबराहट में और जल्दबाजी में वो क्वेश्चन गलत होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं, जबकि हम लास्ट टाइम में हिंदी या जीएस वाले पार्ट को सोल्व कर सकते हैं। तो इसलिए बेहतर होगा कि जब हम फ्रेश टाइम में होते हैं, एकदम स्टार्टिंग में पेपर करना मतलब हम शुरू ही करते हैं,
तो उस वाले टाइम में ना हम मैथ वाला पार्ट या फिर रीजनिंग वाला पार्ट सॉल्व कर लेंगे। तो मतलब मैं अपना बता रही हूँ, आप सब जैसे करते हो वो ठीक है, जैसे भी आप करते होंगे। अब मैंने ऐसे ही किया है, जितने भी अभी मैंने जो लास्ट मॉक टेस्ट दिए हैं उसमें सबसे पहले मैथ वाला पोर्शन अटेंड करती हूँ, जिसकी वजह से शायद मेरे मैथ में 19 से 20 क्वेश्चन ठीक हो जाते हैं। और इसके बाद अगर मैं रिवीजन वाले पार्ट की बात करूँ तो ये वाला पार्ट मेरा रह गया था, क्योंकि आज हम बुआ जी के घर पर चले गए थे और बुआ जी का घर हमारे घर से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। तो बस बुआ जी के घर पर जाने पर बाइक से या स्कूटी वगैरह से 20 से 25 मिनट लगते हैं। तो हम 4:30 बजे के आसपास घर से निकले थे, पापा जी, मम्मी और मैं, हम तीनों गए थे। और अब चलते हैं स्टडी रूम की सैर पर। और ये है मेरा स्टडी रूम, जो कि स्टडी रूम कम ही लगता है, मुझे तो ऐसा लगता है इस रूम के अंदर सिर्फ खाट और पलंग ही है और स्टडी के जैसा तो कुछ नहीं है इसके अंदर। मैं इस वाले बेड पर बैठकर पढ़ाई करती हूँ, जहाँ पर आपको कुछ बुक्स दिख रही हैं। ये मेरी बुक्स हमेशा इधर ही रखी रहती हैं, ये टेबल है जहाँ पर बुक रखी रहती है। बट एक्चुअली मैं इस टेबल पर बैठकर मैं पढ़ाई नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि नीचे बुक रखी रहती है तो पैर लगता है यहाँ पर। और मुझे ज़्यादा आदत भी नहीं है टेबल पर बैठकर पढ़ाई करने की, क्योंकि बचपन से मैंने ऐसे ही पढ़ाई की है, मतलब खाट वगैरह पर बैठकर या फिर नीचे फर्श पर बैठकर। तो मेरी टेबल बस ऐसी है। और टेबल के ऊपर जितनी भी बुक्स रखी रहती हैं, ये बुक्स मैं टाइम टू टाइम पढ़ती रहती हूँ। लेकिन टेबल के अंदर वाली साइड जो रखी हैं वो बुक्स मैं कम पढ़ती हूँ, इसलिए वो वाली बुक्स वहाँ पर रखी हैं। जब कभी कभी मुझे पढ़नी होती है तो मैं वहाँ से निकाल लेती हूँ। तो एक्चुअली में अगर आप देखोगे ना, मेरे पास टीचिंग की बुक्स ज़्यादा हैं। तो सुपर टेट की बुक है, DSSB की बुक है और जनरल इंग्लिश की बुक है। ये सभी मेरी नोटबुक्स हैं जो बीच में रखी हैं। ये सभी जो भी यूपी पुलिस के एग्ज़ाम के टाइम पर इतनी प्रैक्टिस किया मैंने, ये 3 नोटबुक भर चुकी हैं अब तक। और अगर मैं बात करूँ कुछ बुक्स, ये हिंदी की बुक है जो मैं करंटली पढ़ रही हूँ। और अगर दूसरी साइड वाली बुक की बात करूँ तो देखो, अगर आप देखोगे तो मेरे पास बुक्स कम हैं और नोट्स ज़्यादा हैं, क्योंकि मैं नोट्स से पढ़ना ज़्यादा प्रेफर करती हूँ। और जब भी मैं पढ़ती हूँ तो नोट्स वगैरह बनाती हूँ, लेकिन अभी फ़िलहाल टाइम नहीं, अभी नहीं बना रही हूँ मैं नोट्स। तो ये यूपी पुलिस की कुछ बुक्स हैं, ये मैंने अभी इसी टाइम पर लिए, यूपी पुलिस के एग्ज़ाम के टाइम पर। ये एक फार्मूला बुक ली थी मैंने आदित्य सर की, और जो ये वाली मैथ की बुक है ये राकेश यादव सर की है। ये एक ल्यूसेंट की बुक है जो ऑब्जेक्टिव है। और इसके नीचे जो बुक रखी है ये मेरी टीचिंग एग्ज़ाम्स की बुक है। तो ज़्यादातर मेरे पास जितनी भी बुक्स हैं वो टीचिंग एग्ज़ाम्स की हैं, ये यहाँ पर रखी है। और बाकी जो टीचिंग एग्ज़ाम्स की मेरी बुक हैं वो मेज़ के अंदर रखी हुई हैं। और बाकी स्टडी से रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज़ कमेंट कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।